हेलो एवरीवन। वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन के बारे में स्टडी किया था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दो एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी थी कि पहला एप्लीकेशन था हमारा टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, और जो दूसरी एप्लीकेशन है हमारे सामने वो थी हमारी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इन दो एप्लीकेशन पर हमने स्टडी भी करी थी और जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे थे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर थर्ड है। इसमें बोला गया है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमारे सामने दो अननोन फिजिकल क्वांटिटी या तीन अननोन या चार, मतलब कितनी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उनमें आपस में रिलेशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरी का यहाँ पे कोई लॉजिक है नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एक टॉपिक है, आपको ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th में बहुत आगे आएगा चैप्टर, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है वेव के जस्ट पहले, उसमें आपको ये सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल हमें वो जानना जरूरी नहीं है कि सिंपल पेंडुलम क्या है, कैसे काम करता है। हमें तो डायमेंशन से बस इतना पता करना है कि टाइम पीरियड का इसकी लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ वेरिएशन किस तरह से है। इस क्वेश्चन में यार देखो, कहीं भी ये नहीं बताया गया कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, क्यूब है, -1/2 है पावर, +1/2 है पावर, कुछ भी नहीं बताया गया। तो क्या हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का पावर A और G का पावर B। अब यहाँ अगर A और B का वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हमें एग्जैक्टली फॉर्मूला पता चल जाएगा कि भैया फॉर्मूला है क्या। बस A और B अननोन है। हो सकता है कि A और B जो है वो दोनों पॉजिटिव है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L और G। हो सकता है कि A और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मान लो A और B मान लो नेगेटिव आ गए तो ये T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी इन शॉर्ट हमारा उद्देश्य है A और B की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब इसको हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और L की पावर में A है और G की पावर में यहाँ पर B दिया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमारी कितनी आ चुकी है कि L का पावर A और G का पावर में B। यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं दोनों साइड का डायमेंशन लिखने वाले हैं। तो राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो टाइम पीरियड जो है उसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों? T1। कितना होता है? T1। के तो कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। L यहाँ पर लेंथ है, L लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L और पावर A लगा हुआ है। और जो G है वो एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन होता है LT माइनस का 2 और पावर यहाँ पे लगा हुआ है B। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में L तो है नहीं, तो हम लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं L0, और T1 तो था ही पहले से, तो ये लिखा हम लोगों ने T1। अच्छा, L का टोटल पावर राइट साइड में कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखोगे तो L का पावर A है, और यहाँ देखोगे तो L का पावर कितना है? B है। तो L की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? A प्लस B। और अगर हम T की बात करते हैं तो T की पावर कितनी हो जाएगी हमारे सामने? -2B। अब क्या बचा हुआ है? अब हमको करना है कंपेयरिंग। तो जब भी हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, और टाइम को टाइम के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। अगर मान लो मास होता तो मास को मास के साथ ही कंपेयर करते। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, पता चला वो L को वो T के साथ कंपेयर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर L की पावर में कितना लिखा हुआ है? A प्लस B, और यहाँ L की पावर में कितना लिखा हुआ है? 0। इसका मतलब है कि A प्लस B बराबर कितना आ गया? 0। राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो T की पावर में लिखा हुआ है -2B, और यहाँ T की पावर में लिखा हुआ है 1। तो B की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -1/2। देखो एक चीज तो हमको मिल गई, B का वैल्यू तो हमारे पास आ गया। अब हम बात कर लेते हैं A कैसे आएगा। तो ये जो B है उसको उठा करके आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? A -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी A को हम बोल सकते हैं +1/2। A हमारा कितना आ जाएगा? +1/2। क्लियर है?
तो जब ये ए और बी दोनों हमारे सामने आ गए तो अब इसमें हम जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, टी इज इक्वल टू के, एल की पावर ए है तो ए का वैल्यू क्या हो गया 1/2, और जी की वैल्यू जी की पावर में है बी और बी का वैल्यू है माइनस का 1/2। ये जो 1/2 पावर है इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k अंडर रूट ऑफ l। अच्छा g की पावर है -1/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√। समझ आ रहा है भाई, नेगेटिव पावर है तो 1 में आ जाएगा वो। तो ये फाइनली आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l/g। तो यहाँ पर ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ चुका है। जब आप इसी टॉपिक को SHM जो ऑसिलेशन चैप्टर है उधर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो k है उसका वैल्यू कितना होता है 2π, वहां पे इसको डेराइव करके निकाला जाता है। तो जो k का वैल्यू है वो कितना निकल करके आता है 2π। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस स्टेज पर सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। धीरे धीरे जब आके चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तो कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। समझ आया? तो हमने करा क्या है कि सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखा है जिसमें बताया गया था क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और जी पर। अब हमें ये बताया नहीं गया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, क्यूब है, रूट है, क्या है, माइनस पावर है, पॉजिटिव पावर है, कुछ नहीं पता। तो हम लोगों ने अपने एंड से मान लिया कि इनकी पावर ए और बी है और हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि अब हमें ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, दोनों साइड का डायमेंशन लिखा है, एल को अलग किया, टी को अलग किया, अगर मास होता तो उसको अलग करते। फिर हमने दोनों साइड कंपेयर किया और कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होगा। लेंथ को लेंथ से कंपेयर किया जाएगा, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे और मास को मास से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी इक्वेशंस बनेगी यहाँ से आपको जो है ए बी सी डी जो भी होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी और जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, बस वही आंसर है। बताइए भाई, यहाँ तक कोई तकलीफ है? आसान है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड ऑफ द बॉडी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे बोला गया है क्वेश्चन में कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, मास पर और स्पीड पर। अब क्वेश्चन में देखो बताया तो नहीं गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम अपने एंड से मान लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की पावर ए और स्पीड यानी v की पावर b, इस तरह से मान सकते हैं। अब कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट लगाया जाएगा। कांस्टेंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर c, कुछ भी कांस्टेंट मान लो, बस जो इधर शामिल ना हुआ उसको कांस्टेंट मान लो आप। मास का पावर a है और वेलोसिटी स्पीड का पावर हो गया इधर b। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, जल्दी बोलो, सेकंड स्टेप क्या है भाई? डायमेंशन लिखेंगे दोनों साइड का। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 और t माइनस का 2। c तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मास का डायमेंशन तो भैया m होता है, पावर a लगी हुई है, और स्पीड का डायमेंशन कितना होता है lt माइनस का 1 और इसकी पावर लगी है b। तो अब क्या है, m की पावर इधर 1 लिखा है। अब क्या करना है, दोनों साइड कंपेयर करना है। तो मास की पावर इधर a है, यहाँ मास की पावर 1 है, तो a का वैल्यू तो बच्चों आ चुका है हमारे सामने 1। कितना आसान है। बिल्कुल ऐसे ही l का पावर इधर देखो आप b है और यहाँ पर l का पावर कितना दिखाई दे रहा है 2 है, तो ये देखो b का वैल्यू भी आ गया। अब a और b ही तो अननोन था, आ गया। अब कोई पूछे सर आपने t को कंपेयर क्यों नहीं किया, अरे भाई करके देख लो। तो t की पावर -1 और ये b, तो t की पावर हो जाएगा -b, और यहाँ t की पावर है -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से भी तो b का वैल्यू अगर आया तो वो भी तो सेम ही आया, 2 ही तो आया, तो दोनों जगह से सेम ही तो आ रहा है। क्लियर है? तो जब a और b मिल गए, आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट c, मास का पावर a का वैल्यू है 1 और स्पीड का पावर b का वैल्यू है 2। बस यही फॉर्मूला होता है। और यार आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा भी तो होगा, क्या होता है, हाफ mv²। तो इसको कंपेयर करो तो c का वैल्यू आपको कितना नजर आ रहा है, ये 1/2। और देखो mv² फॉर्मूला तो सही है, इसका मतलब हम लोगों ने सही कैलकुलेट किया। क्लियर है? अब कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितना है 1/2। हर एक डिफरेंट केसेस में कांस्टेंट्स चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, इसको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द फोर्स ऑन अ स्टोन इन अ रिवर डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, डेंसिटी एंड एरिया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम।
क्या बोला गया है कि जो भी फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड पर, डेंसिटी यानी रो, रो लिख दो या डी लिख दो जो इच्छा है आपकी, और एरिया पर, एरिया हो गया कैपिटल ए। क्लियर, इन पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करना है, पावर मान लो ए बी सी। अब कैपिटल इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि कैपिटल ए एरिया हो गया तो कंफ्यूजन की स्थिति ना आए, इसलिए। चाहो तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा लो, एक कांस्टेंट क्या मान लोगे, के मान लो, तो स्पीड का पावर हो गया ए, डेंसिटी का पावर हो गया बी, एरिया का पावर कितना हो गया सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बोलो, डायमेंशन लिखो दोनों साइड। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, ML2, सॉरी एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, अरे यार ये सेव हो गया क्या, ओके। तो यहाँ पर जो फोर्स है हमारा उसका डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है, स्पीड का डायमेंशन कितना होता है, LT-1, और पावर कितना है A। यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं भाई, मास अपॉन वॉल्यूम से। तो मास का डायमेंशन M और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। तो फाइनली ये जो डायमेंशन है वो कितना आ जाता है, ML-3। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। इसका पावर कितना है, B है, और एरिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, L2, इसका पावर हो गया हमारे सामने C। समझ आई। अब बस कंपेयर कर लो, तो यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो लेफ्ट साइड में है M1 L1 और T की पावर -2, और राइट साइड में है हमारे सामने M की पावर कितना है B, और यहाँ पर L की पावर टोटल देखो आप कितना है, ये हो गया A, और L यहाँ पर भी है, ये हो गया हमारा -3B, और L हमारा इधर भी है तो ये हो जाएगा हमारा +2C, ये L की पावर है। इसके बाद बचा क्या है T, तो T की पावर यहाँ पर देखोगे आप तो ये -A हो गया, और हमारा बस -A ही होगा, ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब बस कंपेयर करेंगे तो M को M से कंपेयर होगा, तो M की पावर इधर B है, यहाँ M का पावर कितना है भाई 1 है, तो B का वैल्यू तो आप देख सकते हो डायरेक्ट आ गया 1। अब T को भी कंपेयर कर लो, तो T की पावर इधर -A है और यहाँ T की पावर है -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, A का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे सामने 2 आ गया। अब लास्ट है हमारे सामने भैया, अननोन 3 थे ना, A B C, तो A और B तो आ गया, अब C बचा है। C के लिए हमें L की पावर को कंपेयर करना हो, तो L की पावर कितना है भाई हमारे सामने, A -3B और +2C, और यहाँ L की पावर है 1। अब A और B का वैल्यू जो है वो आप इसमें डाल सकते हो, तो A का वैल्यू कितना है भाई 2, -3, और B का वैल्यू है 1, +2C इज इक्वल टू 1, तो ये 2 -3 ये हो जाएगा -1, और +2C इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो बाकी का यहाँ पर कर देता हूँ, कैलकुलेशन ही पार्ट बचा है, बाकी तो कुछ खास बचा नहीं है। तो ये अपना -1 जो है वो राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2C इज इक्वल टू 1 + 1 यानी 2, तो C का वैल्यू हमारे सामने आ गया 1। क्लियर, तो फाइनली ABC आ चुका है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट कुछ भी है K, स्पीड की पावर A, और A का वैल्यू है 2, डेंसिटी का पावर B, और B का वैल्यू है 1, और एरिया का पावर C, और इसका वैल्यू भी पावर में है 1। तो बस ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ये आंसर है। बताइए क्या कहीं भी कोई तकलीफ है, आसान क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करोगे, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तरीका क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, क्यूब है, अंडर रूट है, क्या पता, कुछ नहीं पता, तो सीधा आप पावर मान लो ABC। अब इसके बाद दोनों साइड का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखने के बाद M को M से कंपेयर करो, L को L से कंपेयर करो, T को T से कंपेयर करो। वहां से जो भी अननोन है, जैसे A B C अननोन थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन से ABC यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, बस वही आंसर हो गया हमारा। समझ आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है ध्यान से सुनो। At some place, force, velocity and time are considered as fundamental quantities। ये क्या हो गया सर, ये तो सर अभी आप लोगों ने आपने बताया था कि सर ये तो जो है फोर्स है, वेलोसिटी है, ये तो हमारी दोनों की दोनों जो है डेराइव्ड क्वांटिटी थी। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आप बोल रहे हो फंडामेंटल। अरे भाई क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। इस पर्टिकुलर सवाल में यहाँ पर जो बताया गया है कि एक कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में फोर्स को और वेलोसिटी को और टाइम को क्या मान लिया गया, फंडामेंटल माना गया।
तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी फॉर्मूले निकाले, जो डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले, वो एम एल टी ए वगैरह में निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम और करंट ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। लेकिन अब यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया उन्होंने कहा कि फोर्स फंडामेंटल है, वेलोसिटी फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। यानी जो मोमेंटम का डायमेंशन अभी तक एम एल टी माइनस वन हुआ करता था, जब मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल होता था, अब इस परिस्थिति में, इस क्वेश्चन में फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को फंडामेंटल माना है। तो मोमेंटम का डायमेंशन आपको किस टर्म्स में चाहिए, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में चाहिए। तो क्या करोगे, एबीसी मान लोगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना पावर क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली कुछ नहीं पता, तो हम लोगों ने तो सीधा भैया पावर मान लिया कि ए बी सी पावर है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर मैं करता हूँ। देखो ध्यान से, आप क्या बोला गया है, पहला पार्ट है जो भी हमारा लीनियर मोमेंटम है उसमें इक्वल टू लगा दिया मैंने, कांस्टेंट लगा दिया। क्या क्या था, फोर्स था, वेलोसिटी था और टाइम था। इनकी पावर हम लोगों ने मान ली है ए बी सी। अब मोमेंटम का डायमेंशन होता कितना है यार, एम एल टी माइनस का वन। अच्छा, के तो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो फोर्स है उसका डायमेंशन हम लोग क्या लिख देते हैं बच्चों, एम एल टी माइनस का टू, और पावर कितनी है, ए है। जो वेलोसिटी है उसको क्या लिखा जाता है, एल टी माइनस का वन, और पावर कितना है, बी है। जो यहाँ टाइम है उसको लिखा जाता है टी, और पावर कितना है, सी है। अब बस क्या बचा है, कंपैरिजन बचा है। तो यहाँ पर m की पावर हो गई 1, l की पावर हो गई 1, t की पावर हो गई -1। यहाँ m की पावर टोटल कितना हो गया, सिर्फ a। l का पावर कितना हो जाएगा, l का पावर ये 1 है तो a हो जाएगा। यहाँ l का पावर ये हो जाएगा प्लस का b, और यहाँ पर तो है नहीं। अब t की पावर में कितना आएगा, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2a, t की पावर ये हो जाएगा अपना माइनस का b, और t की पावर ये हो जाएगा अपना प्लस का c। क्लियर है, चलो कंपेयर करो दोनों साइड। तो m की पावर इधर a, m की पावर इधर 1, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, 1। और यहाँ पर a प्लस b है l की पावर, तो a प्लस b बराबर l की पावर इधर है 1, तो a प्लस b का वैल्यू आया 1। अच्छा, a का वैल्यू 1 था, तो a का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यार 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, यानी b का वैल्यू बच्चों कितना आ चुका है, 0। अब रही बात t को कंपेयर करने की, तो t को कैसे कंपेयर किया जाएगा, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ t की पावर कितनी है, माइनस का 1। क्लियर, तो अब ये a और b का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो इससे आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस का 2 और a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू तो 0, सॉरी b का वैल्यू तो 0 है, और प्लस c इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा माइनस का 2, उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो -1 और प्लस का 2, तो सी का वैल्यू भी आ गया 1। अब ए बी सी को उठाओ और इसको इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ गया। तो जो मोमेंटम का डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, आप डायमेंशन लिख रहे हैं तो फोर्स का पावर ए यानी 1 आ गया। इसके बाद वेलोसिटी की पावर में है बी, तो वेलोसिटी का पावर कितना हो गया हमारे सामने, 0। और अपना सी, यहाँ टाइम की पावर में है सी, तो ये हो गया अपना, ओ सॉरी मैंने सी ही लिख दिया, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो यहाँ पर अपना जो टाइम की पावर है सी, तो टाइम की पावर हो गई यहाँ पर सी। ये देखो, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया है, यही हमारा डायमेंशन है। समझ में आया बात। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, है ना। अब जैसे अभी तक आपको पता था कि भैया मास है और अपना क्या कहते हैं टाइम है, ये सब फंडामेंटल है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स को फंडामेंटल मान लो, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लो, टाइम को मान लो, और मोमेंटम का डायमेंशन निकाल के दिखाओ, तो इतना आएगा, क्या दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं। ठीक, अब सेकंड पार्ट हमारे सामने है, कह रहा है कि एनर्जी का डायमेंशन बताइए। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, एनर्जी का डायमेंशन निकाल के बताओ कितना आएगा। चलिए करके बताइए। देखो, तो एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, हमारे सामने है एनर्जी। तो एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर। वही क्वेश्चन का पार्ट है ना। तो पावर क्या हो जाएगा, ए बी सी। एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, ml2t माइनस का 2, कांस्टेंट को हटा दो आप। फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं mlt माइनस का 2, और पावर कितना है a।
वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन होता है LT माइनस का 1 और पावर कितना है B, और टाइम को हम लोगों ने लिख दिया T और पावर हो गया हमारे सामने C। अब बस कंपेयर कर लो, तो यहाँ m का पावर है A और यहाँ m का पावर है 1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A का वैल्यू कितना आ गया हमारे सामने 1। यहाँ L का पावर देखो राइट साइड में कितना है, L का पावर एक तो ये आएगा A, L का पावर एक तो इधर से आएगा प्लस का B, तो यहाँ पर L का पावर है 2, ये आ गया। तो A का वैल्यू आप इसमें डालोगे तो 1 प्लस B बराबर 2, तो B का वैल्यू बच्चों कितना आएगा 1 आएगा। उस केस में कितना आया था 0 आया था। अब ऐसे ही t का कंपेयर करेंगे तो ये t की पावर हो गई माइनस का 2a, यहाँ t की पावर हो जाएगी माइनस का अपना b, और यहाँ t की पावर हो जाएगी c, और इज इक्वल टू में कितना आएगा हमारे सामने माइनस का 2। अब यहाँ पर a और b का वैल्यू आप डालेंगे तो c का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो माइनस का 2 और a का वैल्यू है हमारे सामने 1, माइनस का b का वैल्यू भी 1 और प्लस का c इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया अपना -2 -1 प्लस का c बराबर -2, -2 से -2 कैंसिल, तो ये जो 1 है वो राइट साइड जाएगा, तो c का वैल्यू भी बच्चों कितना आ गया 1। क्लियर? तो यहाँ पर हम एनर्जी का डायमेंशन किस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। तो फोर्स की पावर a थी, तो a का वैल्यू बच्चों कितना आया 1 लिख दो। 1 तो ऐसा है कि लिख दो या नहीं लिख दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तीनों ही 1 1 1 है, तो लो सीधा आ गया, आंसर आ गया, खत्म बात। ये आपका आंसर। बताइए समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी सज्जन को? आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और बोला गया है, क्या है क्वेश्चन में कि इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर टेकन एज फंडामेंटल। अब इस केस में क्या है, देखो वेलोसिटी को फंडामेंटल माना, टाइम को फंडामेंटल माना, फोर्स को भी फंडामेंटल माना है। आपसे कह रहा है कि मास का डायमेंशन बताओ। देखो तो कैसा बात हो गई, अभी तक हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकालते थे मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में। अब कह रहा है कि मास का डायमेंशन बताओ फोर्स, लेंथ, फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के टर्म्स। समझ में आई बात? यानी मास को यहाँ पर क्या बोल दिया है इनडायरेक्टली डेराइव्ड क्वांटिटी, और फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को क्या बोल दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कोई स्क्रीन कुछ डिस्टर्ब है क्या? पूरा मेरे ख्याल से आपको शो नहीं हो रहा है यार। ये पूरा शो क्यों नहीं हो रहा है? 1 सेकंड का टाइम दो आप तो मुझे। हाँ दिक्कत आ रही है भाई। ऐसा क्या? अभी ठीक है? अभी दिख रहा है क्या पूरा? फंडामेंटल, पूरा आगे फंडामेंटल लिखा है वो, है ना। 1 सेकंड रुको, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ ठीक है, चलो उसमें ही वो थोड़ा सा बाहर निकल गया। ओके खैर, तो कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम लोग भाई? ये दिक्कत तो है नहीं कोई। जो भी मास है वो किसके प्रोपोर्शनल मान लिया जाएगा? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। पावर कितनी मान लोगे आप? A B C, ये हम लोगों ने पावर मान लिए। तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो मास ही है, तो मास का डायमेंशन तो m1 है, तो बाकी के लिख दो ना L0 T0, क्योंकि राइट साइड में आएगा तो कंपेयर करना आसान होगा। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? LT माइनस का 1, पावर कितना हो गया A। बचा क्या? टाइम, टाइम का पावर कितना हो जाएगा B। फोर्स क्या है? MLT माइनस 2, पावर कितना हो गया C। खत्म, बस इतना ही है। अब L की पावर देखो आप राइट साइड में टोटल कितना है। L का पावर यहाँ पर A दिखाई दे रहा है, यहाँ पर L का पावर C दिखाई दे रहा है, तो प्लस का C। यहाँ पर L की पावर कितनी है भाई? 0, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है, प्लस C बराबर 0। M को कंपेयर कर लेंगे तो M की पावर यहाँ पर C दिखाई दे रही है और बाकी और कहीं M है नहीं, यहाँ M की पावर 1 है, तो C का वैल्यू आ गया 1। अब ये जो C का वैल्यू उठाया है इसमें उठा के रखेंगे तो A + 1 = 0, यानी A का वैल्यू आएगा हमारे जीवन में -1। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है हमारे पास? बताइए क्या क्या आ गया हमारा? A और C आ गया, B बचा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है L को कंपेयर किया, M को कंपेयर किया, और अब बचा है हमारा T। तो T की पावर यहाँ पर है माइनस का A, यहाँ T की पावर है B, तो ये हो गया हमारा प्लस का B, और ये हो जाएगा T माइनस का 2C बराबर, यहाँ T की पावर बच्चों कितना है? 0 है। अब जो A और C आया था आप उठाओ दोनों को और इस इक्वेशन में रखिए, तो A का वैल्यू कितना आया? -1, तो ये माइनस पहले से है और एक और -1, प्लस का B माइनस का 2 और C का वैल्यू है प्लस का 1 बराबर 0, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये हमारा हो जाएगा -2 बराबर 0, तो B की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 1।
अरे ये +1 -2 -1 होगा, उस साइड लेके जाएंगे तो +1 ही तो आएगा। तो ए बी सी तीनों हमारे पास आ चुके हैं, बस अब इस इक्वेशन में उठा के रख दो, आंसर आ गया। इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, चलो ब्लू से लिख देते हैं। तो मास का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम और फोर्स। वेलोसिटी का पावर कितना है, ए का वैल्यू है -1, टाइम का पावर बी का वैल्यू है +1, फोर्स का पावर सी और सी का वैल्यू भी है +1। तो ये हमारा जो है मास का डायमेंशन आया कब, जब फोर्स टाइम और वेलोसिटी को फंडामेंटल माना गया है। नहीं माना होता तो फिर मास का डायमेंशन तो अहम ही होता है, ये तो सबको पता ही है। समझ आई बात, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई किसी सज्जन को, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेडिक्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे एनर्जी है, मास है, स्पीड है, इनमें से क्या इस सेट को आप फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हो क्या। बात को समझो। जैसे अगर आपसे बोला गया मास, लेंथ और टाइम, आपसे बोला गया क्या ये फंडामेंटल है, आप कहोगे यस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बताई थी, जो वीडियो नंबर हमारा फर्स्ट लेक्चर था, है ना, लगभग 40 मिनट का लेक्चर था। उसमें मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बताई थी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। याद आया कुछ? अगर याद नहीं आया तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर ये वाला जो सेट है, ये वाला जो सेट आपको दिया है, ये सेट फंडामेंटल तभी होगा जब इनमें आपस में कोई भी रिलेशन ना निकल के आए, यानी एनर्जी, मास और स्पीड का कोई भी कनेक्शन ना हो, तभी हम इस सेट को फंडामेंटल बोल सकते हैं। अदरवाइज हम इसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते। क्लियर है। तो इनमें आपस में रिलेशन आएगा या नहीं आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा। हम तो इनिशियली मान लेते हैं कि इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तो मास और ये हो गई स्पीड, पावर मान लो आप ए और बी। अब आप क्या करो, ए और बी का वैल्यू निकालने की कोशिश करो। कैसे करेंगे देखो आप, वही अभी जो तरीका आपको बताया। एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 बराबर मास का डायमेंशन तो m ही होगा, पावर a। वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 और पावर कितना है b। तो यहाँ m का पावर a हो गया, यहाँ पर m का पावर 1 है तो a का वैल्यू तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अब यहाँ l का पावर b है, आपको नजर आ रहा है, और यहाँ l का पावर कितना है 2 है, तो b का वैल्यू यहाँ से 2 आया। अच्छा t को भी कंपेयर करके देखो तो माइनस का b बराबर यहाँ पे कितना है -2, तो यहाँ से भी यार b का वैल्यू 2 आ गया। यानी a और b के वैल्यूज तुम्हारे सामने आ गए। पुट करो इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा, एनर्जी इज इक्वल टू m की पावर 1 और वेलोसिटी स्पीड की पावर 2। तो यार ये तो हमारे सामने इनमें रिलेशन आ गया, यानी ये तीनों तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर ये डिपेंड कर रहे हैं तो दिस सेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फंडामेंटल, ये फंडामेंटल सेट नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताइए क्या आप इस सेट को फंडामेंटल की तरह ट्रीट कर सकते हो। नो, वी कैन नॉट ट्रीट दिस सेट एज फंडामेंटल। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है, क्या इसको हम फंडामेंटल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? क्या ये पूरा का पूरा सेट फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट करेगा? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट कब करेगा ये सेट, आप बताओ? जब इनमें आपस में कोई भी रिलेशन ना हो, है ना। तो कैसे पता चलाओगे कि आपस में इनमें रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल इसी मेथड से, जो मेथड अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया है, करके देखते हैं। तो मोमेंटम हो गया, P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी, पावर मान लो आप A और B। हालांकि देखो फॉर्मूला आपको पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि P इक्वल टू mv होता है, तो रिलेशन तो है, यानी फंडामेंटल सेट तो ये नहीं है। लेकिन मैं तो मेथड बता रहा हूं ना भाई, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन हो जाए जिसके बारे में आपने फॉर्मूला सुना ही नहीं है, तो आपको पूरा ऐसे मेथड से अप्लाई करके ही पता चलेगा ना, है कि नहीं है। तो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और पावर ए और बी अपन ने मान लिया। करके दिखाता हूं पूरा। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, mLT-1। मास तो मास है अपना, इसकी पावर a, और वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, और पावर बच्चों कितनी हो जाएगी b। क्लियर। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे तो यार a का वैल्यू हमारे सामने कितना आ जाएगा 1। अभी कई बार कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं।
और यहाँ पर L का पावर B है तो ये B का वैल्यू भी बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब आप चाहो तो T को भी कंपेयर करके देखो तो T की वैल्यू T का पावर यहाँ -B है और यहाँ है -1, तो B का वैल्यू यहाँ से भी 1 आ गया यार। यानी ये तो फॉर्मूला निकल करके आ गया इनके बीच में। तो P बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी इनमें तो आपस में रिलेशन बना है, तो यानी इस सेट को भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट नहीं कर सकते। समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बोलो। यहाँ तक कोई भी दुख दर्द है तो बताइए। मुझे वैसे लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई दुख दर्द आपको होना चाहिए, आसान चीजें ही चल रही हैं, है कि नहीं। चलो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन की बात की जाए, है ना, तो बताओ फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को क्या हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, टाइम, स्पीड के बारे में बात की जाए तो क्या इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट कर सकते हैं। चलो इसके दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इन दोनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट कर सकते हैं या नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ट्राई करना जरूर। चलो और देख लें, जैसे वर्क की बात आ जाए, वर्क है, फोर्स है, टाइम है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या ये वाला सेट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह एक्ट करेगा। चेक करना पड़ेगा यार, आओ चेक करते हैं। तो जो भी वर्क होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, फोर्स की पावर A, टाइम की पावर B, ऐसे मान लो। तो डायमेंशन लिखो, वर्क का डायमेंशन क्या हो जाता है यार, ml2t माइनस का 2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2, और पावर बच्चों कितना है, A है। टाइम का तो टाइम ही होता है भाई, पावर इसका B हो गया। कंपेयर करेंगे तो m का पावर राइट साइड में तो A नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड में m का पावर 1 नजर आ रहा है, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 1। यहाँ पर L का पावर A है तो L का पावर A हो गया, और अपना यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ लेफ्ट साइड में L की वैल्यू कितनी है, 2। तो यार ये तो लोचा हो गया, ये तो गड़बड़ है। A का वैल्यू कोई कह रहा 1 है, A का वैल्यू यहाँ पे पता चला 2 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया आपस में कि भैया A का वैल्यू 1 है या 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो वर्क है वो फोर्स और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब भी आप A का वैल्यू निकालो, B का वैल्यू निकालो और दो डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी ये वाले सेट को आप फंडामेंटल की तरह ट्रीट कर सकते हो, यस, क्योंकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है ना। हाँ, भले ही अगर टाइम की जगह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो काम हो जाता, होता है ना, फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो काम हो जाता। समझ आई बात। बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेंथ है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, इसको भी आप ट्रीट करो, देखो, चेक करो, ट्राई करो आप इसको। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। बाकी इतने सारे क्वेश्चन मैंने किए, अब एक दो आप भी कर लो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दुख दर्द है या कोई भी संकट है। अब जो हमारा एक और एप्लीकेशन है डायमेंशन का, उसको क्या बोला गया है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को किस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हमको सीखना है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया तो जो 3 क्वेश्चन आपको दिए गए उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। Thank you so much. Bye bye.